योर चैनल एज दे लाइक इट। जैसा कि हमें कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि वो कई सारे एग्जाम्स में अपीयर करते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम जैसे वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर्स की, वो यूपीएससी लेवल की बहुत ज़्यादा डीप हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम एक डेली न्यूज़ एनालिसिस भी करें, जिसमें कि हम अराउंड 15 to 20 न्यूज़ आइटम्स लें और उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के ब्रीफ में ही बताएं, ताकि उनके और एग्ज़ाम्स जिनमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है वो भी कवर हो सकें। तो इसी सीरीज़ के लिए हमने लॉन्च की है डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 6 मई से। तो आइए देखते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस 6 मई 2022। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट खबर है कि प्राइम मिनिस्टर अपने यूरोप टूर से वापस आ गए हैं। और यूरोप टूर में वो 3 कंट्रीज़ में गए थे। पहली जर्मनी, दूसरी डेनमार्क और तीसरी फ्रांस। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट, जो कि नॉर्डिक आपको पता ही होना चाहिए कंट्रीज़, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, इन 5 कंट्रीज़ को मिला के कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। और सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट में प्राइम मिनिस्टर ने पार्ट लिया। सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट का प्राइमरी फोकस रहा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि सिंगापुर ने एक इंडियन ओरिजिन मलेशियन ड्रग ट्रैफिकर नागेंद्रन धर्मलिंगम को एग्जीक्यूट कर दिया है। नागेंद्रन धर्मलिंगम, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये नागेंद्र धर्मलिंगम 34 ईयर्स के थे और इनकी लास्ट अपील भी डिसमिस कर दी सिंगापुर कोर्ट ने। उसके बाद इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। और धर्मलिंगम को मलेशिया ने कहा था एक मेंटली डिस्टर्ब मलेशियन मैन है और उनका आईक्यू लेवल 69 ही है, इसलिए उनको एग्जीक्यूट ना किया जाए। उनके एग्जीक्यूशन ने बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एंगर को फैलाया। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन तक ने इस हैंगिंग के अगेंस्ट बोला, क्योंकि उनके हिसाब से एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंसान को हैंग करना इज़ अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। सिक्स्थ इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जब जर्मनी में विजिट की तो ये हुआ। और ये हुआ है बर्लिन शहर में और ये सिक्स्थ है। इसमें आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जर्मनी और इंडिया के बीच में कोई भी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, डू नॉट हैव। और इंडिया और जर्मनी के बीच में एक ग्रीन पार्टनरशिप है, जो कि बेस्ड ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशंस, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एक जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है हेराक्लियन ग्रीस में। और उसमें इंडिया के 18 साल के हर्षद शरद गरुड़ ने फर्स्ट ऐसे वेट लिफ्टर बन गए हैं जिनको कि गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑर्गेनाइज कराती है और ये फर्स्ट टाइम हुई थी 1975 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि तमिलनाडु में एक कन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नर रिगार्डिंग नीट बिल। ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एक बिल है, जो कि स्टेट असेंबली ने पास करके गवर्नर के पास भेजा था। बट गवर्नर ने इसको पहले रिटर्न कर दिया था और रिटर्न कर दिया था असेंबली को फॉर रिकन्सिडरेशन। लेकिन असेंबली ने एक स्पेशल सेशन फरवरी में लिया और इसको दोबारा से पास करके गवर्नर के पास भेज दिया। बट गवर्नर ने अभी तक इस बिल को अपनी असेंट नहीं दी है। ऐसे में आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बोलता है गवर्नर के पास जब भी बिल भेजा जाए तो उसके पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 4। पहला अल्टरनेटिव ये है कि गवर्नर जो है बिल को स्ट्रेट अवे असेंट दे दे। दूसरा है गवर्नर क्या विदहोल्ड कर दे असेंट को। तीसरा है गवर्नर इसको रिजर्व कर दे फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और फोर्थ है जो गवर्नर है वो बिल को रिटर्न कर दे लेजिस्लेचर को फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये रिलीज हुई है और इसमें इंडिया की रैंक 150 रही है, 150 रैंक रही है, जो कि 142 रैंक पिछले साल रही थी, उससे नीचे आई है।
इसमें टोटल जो कंट्रीज थी वो 180 थी जिनको कि ये असेस किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये एनुअल रैंकिंग है जो कि पब्लिश की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक फर्म है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा सन 2002 से ये पब्लिश की जाती है। और ये बेस्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन के असेसमेंट पे कि एक कंट्री में जो प्रेस का फ्रीडम है उसका क्या रिकॉर्ड है पिछले साल। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये बताती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जर्नलिज्म को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को, नेटिजन्स को एक कंट्री में। और ये नहीं इंक्लूड करती है क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को। ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा कि ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को इंक्लूड नहीं करती है और ना ही ये इंक्लूड करती है ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे में कुछ भी। 2020 की जो ये इंडेक्स रिलीज़ हुई है इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री में फर्स्ट रही है नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्वीडन, फोर्थ एस्टोनिया और फिफ्थ फिनलैंड। वर्स्ट परफॉर्मर में रहे हैं नॉर्थ कोरिया जो कि वर्स्ट परफॉर्मर रही है, वहीं जो रशिया है वो 155th पोजीशन पे रही है। और पिछले साल रशिया की रैंक जो थी वो 150 थी, अब वो स्लिप कर गई है 155th में। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में। फ्रांस ने डिनाउंस किया है पार्टिसिपेशन फ्रॉम P75I प्रोजेक्ट। P75I प्रोजेक्ट क्या होता है इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। P75 प्रोजेक्ट बेसिकली इंडिया ने लॉन्च किया था आफ्टर 30 ईयर सबमरीन प्लान जो इंडिया ने बनाया था 1999 में। और उसी का एक पार्ट था P75 और उसका सब्सिक्वेंट पार्ट था P75I। इसके तहत इंडिया को 24 सबमरीन्स प्रिपेयर करनी है। और इसी के लिए जो फ्रांस या और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो हमने कोलैबोरेशन किया था उसमें फ्रांस ने डिनाउंस किया है कि वो P75I में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, जिसमें कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन जो है इंडियन नेवी के लिए बनाई जानी थी। इसका रीज़न जो फ्रांस ने दिया है उसने कहा है कि इंडिया को जो फ्यूल सेल चाहिए वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे चाहिए, जबकि फ्रांस की नेवी इस प्रोपल्शन सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करती है। ऐसे में थोड़ा सा एयर प्रोपल्शन सिस्टम को जानना ज़रूरी हो जाता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए है, यानी कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए है। अच्छा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होता है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए पानी के अंदर रह सकती है, जो कि नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं वो इतने दिन तक नहीं रह सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स जो हैं वो पानी के अंदर 2 से 3 दिन रह पाती हैं, वहीं AIP वाली जो सबमरीन्स हैं वो 1 फोर्टनाइट तक अंदर रह सकती हैं पानी के अंदर। इसी कारण से उनकी स्टेल्थ जो है बढ़ जाती है, उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनको रिचार्ज करने या बैटरी को रिचार्ज करना या सरफेस पे अपने जनरेटर्स को के लिए सरफेस पे आना उन सबमरीन्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है बहुत समय तक, और इस कारण से वो ज़्यादा लीथल हो जाती हैं। और इसी कारण से इंडिया जो है इसी सबमरीन्स को बनाना चाहता है और जो कि फ्रांस की नेवी नहीं इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट आइटम है, रशिया ने फाइनली क्विट कर दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफिशियली। रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, और अब रशिया ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता दें तो ये लॉन्च किया गया था 1998 में, और ये जॉइंट एफर्ट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप। और जो आइडिया ऑफ स्पेस स्टेशन था वो 1984 में ओरिजिनेट हुआ था, और इसमें US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन का ये आइडिया था। और इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है असेंबल किया गया लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर कंट्री का एक स्पेसिफिक रोल था। जहाँ तक रशिया की बात करें तो रशिया का इस पूरे कोलैबोरेशन में ये रोल था कि वो जो इस मॉड्यूल था या जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उसके कोर्स करेक्शन करता था। उसमें रशिया का ये पार्ट था, और दूसरा पार्ट था कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को में ले जाता था अर्थ से, या उनको वापस लेके आता था।
बट जब से स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आए हैं तब से वो भी ये काम कर रहे हैं जो रशिया पहले इनके आने से पहले सिर्फ रशिया ही कर पाता था। स्पेस एक्स ड्रैगन जो है ये कंपनी है एलन मस्क की और ये प्राइवेट कंपनी है, ये भी आपको बता दें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक्स जो है जो कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा है उसके सक्सेसफुली वैलिडेशन ट्रायल्स हो गए हैं। अटैक्स की जो रेंज है वो अराउंड 45 किलोमीटर है और अटैक्स को कहा जाता है कि अटैक जो है मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट गन इन द वर्ल्ड है ये। तो इस कारण से ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अटैक्स जो है वो जॉइंटली डेवलप की जा रही है बाय डीआरडीओ विद भारत फौज ऑफ द कल्याणी ग्रुप एंड टाटा पावर एसईडी। इन तीनों ने मिलके ये अटैक्स को बनाया है। अटैक्स में 95% जो पार्ट है वो इंडिजीनियस कंटेंट है और इसको कहा जाता है कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है एज द लॉन्गेस्ट अनअसिस्टेड प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ 48 किलोमीटर्स। आ जाते हैं हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम में, वो है वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जो कि हो रही है शेफील्ड इंग्लैंड में। और ये जो स्नूकर चैम्पियनशिप है इसको जीत लिया है रॉनी सुलेवान ने जो कि इंग्लैंड के हैं और उन्होंने हराया है जड ट्रम्प को, वो भी इंग्लैंड के ही खिलाड़ी थे। इंपॉर्टेंट खबर है हमारी रिगार्डिंग नेट ग्रिड। नेट ग्रिड जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के लिए कहा जाता है और नेट ग्रिड जो है उसका एक कैंपस इनॉग्रेट किया है बेंगलोर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और नेट ग्रिड जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया की जो काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज़ हैं वो एनहेंस हो सकें। नेट ग्रिड क्या था? नेट ग्रिड इज़ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जिसको कि 2010 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया था कि नेट ग्रिड को सेटअप किया जाए। और नेट ग्रिड का किस एम से सेटअप किया जाए, ये रियल टाइम डेटा देगा ताकि टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। यहाँ पे ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जो नेटग्रिड का डेटा है वो 10 सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उसको एक्सेस कर सकेंगी, जिसमें है आईबी, रॉ, हमारा सारे सीबीआई, आईबी, ये सब इसको एक्सेस कर सकेंगे। और ये नेटग्रिड को डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? ये 21 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको डेटा प्रोवाइड करेंगी, जिसमें आती हैं टेलीकॉम सेक्टर, टैक्स रिकॉर्ड्स, बैंक, इमिग्रेशन, ये सब उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये एक डेटा का प्लेटफॉर्म है जिससे कि हमारी काउंटर टेरर एबिलिटीज़ जो हैं वो एनहेंस हो सकेंगी। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है कि आरबीआई ने एक सरप्राइज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की और उसमें जो रेपो रेट है उसको अगस्त 18 के बाद पहली बार इंक्रीज़ किया। रेपो रेट जो है वो पॉलिसी रेट भी कहा जाता है और रेपो रेट को आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करके 4.4% पे लाके खड़ा कर दिया। और वहीं आरबीआई ने सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 44.5% पर ले आए। और ये जो रेट इफेक्टिव हैं ये इफेक्टिव होंगे 21 मई 2022 को। तो आज की डेट में जो आरबीआई के सारे पॉलिसी रेट्स क्या क्या हैं? रेपो रेट है 4.4%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.15%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.65%, बैंक रेट 4.65%, सीआरआर 4.5% और एसएलआर 18%। ये सारे रेट्स क्या होते हैं? रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई थी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में, वो क्या होती है? इस सब के ऊपर हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें ताकि आपके इसके पूरे फंडे क्लियर हो जाए। और ये आपको सारे रेट्स पता होने चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आरबीआई ने रेट क्यों इंक्रीज़ किए हैं? क्योंकि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उसका एक ड्यूटी है और मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसी कारण से रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया है ताकि जो लिक्विडिटी है सिस्टम से वो हटाई जा सके, कम की जा सके। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर जो कि है कि ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने, क्योंकि उनको
डोपिंग के चार्जेस लगे हैं, वो बैंड सब्सटेंस के लिए वो पॉजिटिव पाई गई हैं। कमलप्रीत कौर आपको बता दें तो डिस्कस थ्रोअर हैं, और उन्होंने रिसेंट जो ओलंपिक हुए थे उसमें वो 6th रैंक पे रही थी, और तब इनका नाम बहुत फेमस हुआ था। और अब ये सस्पेंड हो गई हैं, और जो सब्सटेंस जो इनके उसमें मिला है उसका नाम है स्टेनोजोलॉल। ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर। फाइज़र का एक जो कि एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर सेटअप कर रही है आईआईटी मद्रास में। और ये कंपनी का ऐसी फैसिलिटी जो है पहले पूरे एशिया में पहली होगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 6 मई। और अगर आपको ये हमारी पहल पसंद आई हो, ये सीरीज़ पसंद आई हो, और आप चाहते हो हम इसको कंटिन्यू करें, तो आप ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि हम इसको बार बार लेके आते रहें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।